आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का 23 क्लास है और 23 क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं कार्य, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं और क्या क्या कार्य हैं, इससे संबंधित आज का हमारा क्लास होगा। और आज की क्लास में हम जो भी क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के हैं और जो कार्य हैं उससे संबंधित आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 22 क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो भी फैक्ट एग्जाम पर्पज से पूछे जाते हैं उन सभी फैक्टों को हमने इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किए हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम सर्वोच्च न्यायालय के केवल क्षेत्राधिकार एवं कार्य से संबंधित जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से होगा वो सभी हम फैक्ट यहाँ पे कवर करेंगे और हम आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे जो पीसीएस के मेंस वगैरह में पूछा जाता है। ओके, तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग जो है इस क्लास को सीरियस होकर देखिए और इसके पहले वाले क्लास को भी आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और अपना सकारात्मक कमेंट प्लीज़ आप लोग सकारात्मक कमेंट किया करिए। ओके, अपना सुझाव वीडियो देखने के बाद अपना सुझाव अपना प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से प्लीज़ दिया करिए। ओके, और हमारे इस यूट्यूब के चैनल के लिंक को आप इस वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा क्लास 23 क्लास है और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। ओके, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है ये तीन जो है पार्ट में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार, तीसरा है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक, तो पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार, तीसरा है परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। ये सेक्शन जो है पीसीएस का मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अन्य एग्जामों में फैक्ट के रूप में भी क्वेश्चन इससे इस सेक्शन से पूछा जाता है। ओके, तो इसलिए आप लोग जो है सीरियस होकर के हमारे साथ इसको समझते हुए एक अपने कॉपी में इसको नोट्स बनाते हुए चलिए। ओके, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, तो पहला हम आप लोगों को जो है इसके बारे में डिटेल बताने जा रहे हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वह अनुच्छेद 131 में दिया गया है। ओके, अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में संविधान में बताया गया। संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? यह जो उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार है, यह उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार है जिसके तहत किसी मामले की सीधे सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। यानी इसके मतलब जो प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी समस्या का सुनवाई डायरेक्ट करता है, यानी वह समस्या डायरेक्ट जो सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा। उसका जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। ओके, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ओके, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जैसे जो केंद्र सरकार से संबंधित कोई समस्या हुई तो डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में ही जाता है, या फिर केंद्र सरकार या राज्यों के बीच में कोई समस्या है, कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो वह भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उस समस्या को सॉल्व करेगा। या फिर दो से अधिक राज्यों के बीच में आपस में कुछ वाद विवाद है तो उसको भी जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उस समस्या की सुनवाई करेगा। ओके, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में दिया गया है और अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत किसी मामले का सीधे सुनवाई करता है। उच्चतम न्यायालय
का वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत किसी मामले का सीधे सुनवाई करता है वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उस मामले की सीधी सुनवाई करता है। ओके, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी दो भागों में विभाजित है। पहला है आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ओके, आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार एवं समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय ही उस समस्या की सुनवाई करेगा, यानी वह समस्या जो केवल सर्वोच्च न्यायालय ही उस समस्या की सुनवाई करे, तो ऐसे मतलब इसको जो है आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। आत्यांतिक मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्णतः जो है उसके ऊपर अपना जो अधिकार होता है, यानी कि उस समस्या की सुनवाई स्वयं वही करेगा। ओके, जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी समस्याएं हों, सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित, तो उन सभी समस्याओं को जो है डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय ही सुनता है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के तहत समस्याओं को उसका निदान किया जाता है। ओके, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी राज्य से संबंधित कोई विवाद है तो उसकी भी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये सब जो है आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती मतलब होता है कि मतलब वह समस्या, वह वाद विवाद जिसपे जो है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों उस समस्या पर सुनवाई कर सकता है। तो ऐसे क्षेत्राधिकार को समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, तो ये जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दो भागों में है, आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब हम आगे जो है आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में आप लोगों को जो है डिटेल बताने जा रहे हैं। ये दोनों जो है डिटेल आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। पहला है आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, इसके अंदर कौन कौन से अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। ओके, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दो भागों में बटा था। पहला था आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा था समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? इसके अंतर्गत वह मामले जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, वह मामला, वह वाद विवाद, वह मामला जिसकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है, उसको जो है आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। यानी आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय ही केवल सुनवाई उस समस्या पर कर सकता है। ठीक है, यानी कि वह मामले जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, वह आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन कौन से वाद विवाद, कौन कौन से समस्याएं, कौन कौन से विवाद जो है आत्यांतिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, उसको हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला जो आत्यांतिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं उसमें पहला है कि भारत सरकार एवं राज्य के मध्य विवाद की सुनवाई जो है सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। यानी कि जो भारत सरकार के और जो राज्य हैं उनके मध्य कोई विवाद उत्पन्न हुआ, उस विवाद की सुनवाई जो है सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, और यह सर्वोच्च न्यायालय का आत्यांतिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा, भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के मध्य, भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद है, उस विवाद को भी सर्वोच्च न्यायालय ही सुनवाई करता है उस विवाद पर। तो ये भी जो है सर्वोच्च न्यायालय के आत्यांतिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तीसरा है कि जब मतलब दो या दो से अधिक राज्य के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न हुआ, दो या दो से अधिक राज्य के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हुआ, तो वह विवाद भी सर्वोच्च न्यायालय आत्यांतिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस समस्या को सॉल्व करेगा। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का आत्यांतिक क्षेत्राधिकार है, और आत्यांतिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उस समस्या को
स्वयं जो है सॉल्व करता है। यह जो है इसका क्षेत्राधिकार है। ओके, तो इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिएगा कि अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वह मामले जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय का होता है, वह अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, वह मामले जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय का होता है, वह अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन से वाद विवाद आते हैं, इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिए। भारत सरकार एवं राज्य के मध्य विवाद एक अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय इस समस्या की सुनवाई स्वयं करता है। ओके, नेक्स्ट है भारत सरकार एवं एक से अधिक राज्यों का विवाद, यानी भारत सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद है, उस विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है। ओके, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, यानी कि जो राज्यों के आपस के मध्य का जो विवाद होता है, दो राज्यों के आपस के मध्य का विवाद, वह भी अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। ओके, इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इससे जो एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा आगे। ये जो है अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके इसको एक नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करके याद करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक साल एग्जामों में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ऐसे विवाद को दोनों जो है सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हाई कोर्ट का भी अधिकार है उस समस्या को सॉल्व करने का और सुप्रीम कोर्ट को, तो ऐसे अधिकार समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखे जाते हैं। ओके, तो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह मामले आते हैं जिनकी सुनवाई हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों करते हैं। ओके, जैसे मूल अधिकार से संबंधित सुनवाई हाई कोर्ट भी कर सकता है और मूल अधिकार से संबंधित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। तो इसको जो है समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ओके, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वह मामले जिनकी सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, तो यानी उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को होता है। वह मामले जिनकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों करते हैं, उसको जो है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। मूल अधिकार समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है और मूल अधिकार से संबंधित वाद विवाद को अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मूल अधिकार से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। ओके, तो संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि मूल अधिकार से संबंधित यदि कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है तो इसको जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस समस्या पर सुनवाई करेगा और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इस समस्या पर सुनवाई करेगा। ओके, ये जो है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अब हम आगे इसके जो है आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। 1 मिनट का टाइम, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। अगला है अपीली क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जो अगला क्षेत्राधिकार है वह अपीली क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो अगला हमारा जो क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का वह क्या है? अपीली क्षेत्राधिकार, यानी अपील से संबंधित है। अपीली क्षेत्राधिकार क्या है? यदि किसी उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय दे दिया गया है तो उस निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है, तो यही अपीली क्षेत्राधिकार कहलाता है। अपीली क्षेत्राधिकार
क्षेत्राधिकार है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है। तो ऐसा क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया गया अपीली क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो यानी हाई कोर्ट से संबंधित जो भी निर्णय दिया जाता है, किसी भी वाद विवाद से संबंधित हाई कोर्ट द्वारा यदि निर्णय दिया गया है, उस निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। ओके, तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार है? या अपीली क्षेत्राधिकार है, अपील से संबंधित क्षेत्राधिकार है। इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिएगा कि अपीली क्षेत्राधिकार क्या है। यह सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीली क्षेत्र, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीली न्यायालय है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी जो है समस्या यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस पर निर्णय दे दिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहीं और अपील नहीं किया जा सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपील किया जा सकता है, इसके अलावा कहीं और अपील नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो भारत में यदि अपील करना है, किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील करना है, तो अंतिम जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है कि यह अंतिम अपीली न्यायालय है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय में ही किसी निर्णय के विरुद्ध अपील किया जा सकता है, इसके बाद कहीं और अन्य नहीं है। यदि सर्वोच्च न्यायालय निर्णय उस समस्या पर दे दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ कहीं और अपील नहीं हो सकता है। ओके, तो सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीली न्यायालय है। ओके, नेक्स्ट, इसे सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। तो आप लोग अपील समझ रहे हैं ना? अपील क्या होता है? अपील मतलब होता है कि यदि कोई भी न्यायालय यदि कोई अपना निर्णय दे दिया है, तो उस निर्णय के विरुद्ध सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय के विरुद्ध सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। इसको अपीली मतलब अपील करना, दोबारा उस समस्या को जो दोबारा उस पर सुनवाई करना। ठीक, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है, क्षेत्राधिकार है। ओके, इसे सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में उपस्थित सभी न्यायालय, चाहे वह अधीनस्थ न्यायालय हो या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हो, इन सभी न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। ओके, इसे सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। ओके, अपीली क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि 4 प्रकार के अपीली क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 4 प्रकार के अपीली क्षेत्राधिकार होते हैं, और इन चारों प्रकार के अपीली क्षेत्राधिकार हैं, ये सब अलग अलग क्षेत्र से संबंधित हैं। पहला है संवैधानिक मामलों पर अपील। यानी संवैधानिक मामलों पर अपील मतलब कि यदि कोई संविधान से संबंधित, जो संविधान में विधि दिया गया है, जो संविधान में नियम कानून दिए गए हैं, उनसे संबंधित यदि कोई मामला है, तो यह जो है उच्चतम न्यायालय में अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय इस पर सुनवाई कर सकता है। ओके, दूसरा है सिविल मामलों में अपील। यानी सिविल मामलों में कोई भी समस्याएं, जो कोई भी निर्णय, किसी भी समस्या पर निर्णय उच्च न्यायालय के द्वारा दे दिया गया है, तो इस सिविल मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोबारा उस निर्णय को दोबारा जो सुनवाई उस पर करता है। ओके, नेक्स्ट है आपराधिक मामलों पर। यदि कोई आपराधिक मामला है, तो इससे भी संबंधित अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस जो निर्णय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है, उस निर्णय को दोबारा उस समस्या पर अपनी जो है सुनवाई कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ओके, विशेष इजाजत से अपील। विशेष इजाजत से अपील मतलब सुप्रीम कोर्ट स्वयं इजाजत देगा। सुप्रीम कोर्ट स्वयं इजाजत देगा कि इस समस्या से संबंधित सुनवाई हम स्वयं करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट स्वयं इजाजत देता है। तो सुप्रीम कोर्ट इजाजत तब देता है यदि मान लीजिए भारत में कोई भी न्यायालय से संबंधित कोई भी समस्या हो, यदि सुप्रीम कोर्ट उस समस्या से संबंधित अपनी इजाजत दे दिया है कि हम इस जो समस्या पे जो निर्णय
अन्य न्यायालयों के द्वारा दिया गया है, इस पर हम सुनवाई पुनः करेंगे हम। तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाज़त से इस अपील को किया जा सकता है। ओके, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त से अपील है। ओके, अब हम जो है पहला आप लोगों को जो डिटेल बताने जा रहे हैं कि संवैधानिक मामलों पर अपील क्या है। इसके अंतर्गत हम कौन से मतलब हम क्या कौन से क्षेत्र में अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ओके, तो यह जो है पहला इसमें फैक्ट है कि अनुच्छेद 132 में संविधान के अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों पर अपील से संबंधित क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। ओके, तो संवैधानिक मामलों पर अपील से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 132 में किया गया है। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों पर अपील करने का जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, ये जो है अनुच्छेद 132 में दिया गया है। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों पर अपील से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। ओके, यदि उच्च न्यायालय के द्वारा यानी हाई कोर्ट के द्वारा सिविल या अन्य किसी भी मामले में यदि हाई कोर्ट के द्वारा कार्रवाई कर दिया गया है या उसकी जो है निर्णय दे दिया गया है कि कार्रवाई में दिए गए निर्णय के विरुद्ध, यानी जो निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है उस निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है संवैधानिक मामलों पर अपील के तहत। ओके, संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न पर यदि मान लीजिए कोई भी वाद विवाद हाई कोर्ट में जाता है और वहां पे हाई कोर्ट यह सिद्ध कर देता है कि इसमें संविधान से संबंधित व्याख्या मतलब करने की जरूरत है, यानी इसमें संविधान से संबंधित व्याख्या करने की जरूरत है, यदि हाई कोर्ट ऐसा कह दे रहा है तब भी उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों पर अपील के तहत सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है। यानी कि संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई भी समस्याएं हो, कोई भी वाद विवाद हो, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामलों पर अपील के तहत करता है। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। संवैधानिक मामलों पर अपील अनुच्छेद 132 में उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। ओके, और संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। सेकंड है सिविल मामलों में अपील, यानी सिविल मामलों से संबंधित अपील का प्रावधान अनुच्छेद 133 में दिया गया है। अनुच्छेद 133 में सिविल से संबंधित मामलों का अपील सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। सिविल मामलों में अपील संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 133 में दिया गया है। ओके, इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल मामलों पर सुनवाई के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी सिविल मामलों से संबंधित सुनवाई यदि उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है और उस पर उच्च न्यायालय के द्वारा यानी हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दे दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। यानी सिविल मामलों से संबंधित यदि उच्च न्यायालय के द्वारा सुनवाई उस पर कर दिया गया है तो उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है अनुच्छेद 133 के तहत। अनुच्छेद 133 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल मामलों पर सुनवाई के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपराधिक मामले। आपराधिक मामलों पर अपील से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 134 में दिया गया है। आपराधिक मामलों पर अपील से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 134 में दिया गया है और अनुच्छेद 134 में कहा गया है कि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश को उलटकर मृत्युदंड दे दिया हो। यानी अनुच्छेद 136 में अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों से संबंधित अपील करने का प्रावधान अनुच्छेद 134 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आपराधिक मामलों पर अपील सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है।
क्या कंडीशन है, किस कंडीशन के तहत आपराधिक मामलों पर अपील सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। इसके तहत यदि उच्च न्यायालय के द्वारा यानी हाई कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, यानी अपने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी भी समस्या पर यदि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उस समस्या पर दोष मुक्त यानी कि दोष मुक्ति का निर्णय दे दिया हो, लेकिन जब वह हाई कोर्ट में वह मामला जाता है और हाई कोर्ट उस मामला को दोष मुक्त की जगह उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा जब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है ऐसे भी मामले को। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि आपराधिक मामलों पर अपील अनुच्छेद 134 में कहा गया है कि हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के दोष मुक्त के आदेश को उलटकर मृत्युदंड दे दिया गया हो, यानी हाई कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया हो, तो ऐसे मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दिया हो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अपील योग्य है, और ऐसे भी मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है, जिसको उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर दे। यदि किसी मामले को हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय की योग्य है, तब ऐसे मामलों को भी डायरेक्ट अपील सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील किया जा सकता है ऐसे मामलों को भी। ओके, नेक्स्ट है विशेष इजाजत से, यानी विशेष इजाजत से संबंधित अपील का प्रावधान अनुच्छेद 136 में दिया गया है। विशेष इजाजत से संबंधित अपील का प्रावधान अनुच्छेद 136 में दिया गया है, और अनुच्छेद 136 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गया निर्णय के विरुद्ध अपील करने की इजाजत दे सकता है। ओके, तो विशेष इजाजत से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 136 में दिया गया है, और अनुच्छेद 136 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करने की इजाजत स्वयं सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ओके, लेकिन इसमें एक अपवाद है, जो सैनिक न्यायालय होते हैं, सैनिक न्यायालय के खिलाफ विशेष इजाजत सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि सभी न्यायालय होते हैं, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो या फिर हाई कोर्ट हो, यानी सभी न्यायालयों के विरुद्ध विशेष इजाजत से अपील का आदेश सुप्रीम कोर्ट स्वयं देता है, लेकिन सैनिक न्यायालय के खिलाफ सैनिक न्यायालय के विरुद्ध विशेष इजाजत नहीं दिया जा सकता है। यानी सैनिक न्यायालय कोई निर्णय दिया है, उसके विरुद्ध विशेष इजाजत से अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि विशेष इजाजत से अपील सैनिक न्यायालय में नहीं होता है। ओके, तो ये अपीली क्षेत्राधिकार है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अगला है हमारा सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार क्या होता है? इसमें सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट किसी भी समस्या से संबंधित राष्ट्रपति को अपना सुझाव देता है, अपना परामर्श देता है। ओके, तो यदि राष्ट्रपति को यह लगे
कि कोई भी वित्त से संबंधित कोई प्रश्न या कोई समस्या उत्पन्न हो जाए राष्ट्रपति के सामने, तो राष्ट्रपति उस विधि से संबंधित प्रश्न पर परामर्श सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है यह स्वप्रेरणा से संबंधित नहीं है, यानी यह अपने आप जो है कोई भी परामर्श नहीं दे सकता है। जब राष्ट्रपति इनसे परामर्श मांगेंगे तभी यह परामर्श दे सकते हैं। यानी जो इनके परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है यह स्वविवेकाधिकार नहीं है, यह अपने आप परामर्श नहीं दे सकता है। जब परामर्श राष्ट्रपति किसी विधि से संबंधित प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगे तभी सर्वोच्च न्यायालय उस विधि से संबंधित प्रश्न पर परामर्श देगा, अदरवाइज यह अपने आप किसी भी समस्या पर परामर्श राष्ट्रपति को नहीं देगा। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श क्षेत्राधिकार है यह स्वप्रेरित नहीं है, स्वप्रेरणा से परामर्श नहीं देता है, स्वप्रेरणा से परामर्श नहीं देता है। जब इनसे परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा मांगा जाता है तब सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता है। ओके, राष्ट्रपति विधि से संबंधित प्रश्न पर परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 में है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 में परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार दिया गया। अनुच्छेद 143 में परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति विधि से संबंधित प्रश्न पर राष्ट्रपति विधि से संबंधित प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकता है। प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकता है। ओके, राष्ट्रपति विधि से संबंधित प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकता है। प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकता है। ओके, तो राष्ट्रपति विधि से संबंधित प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकता है। ओके, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देगा। ओके, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को माने, यह जरूरी या बाध्यकारी नहीं है। ओके, तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ओके, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से परामर्श नहीं दे सकता। सर्वोच्च न्यायालय अपनी इच्छा के अनुसार परामर्श नहीं देगा। जब राष्ट्रपति परामर्श मांगेगा तभी सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देगा, अदरवाइज वह स्वप्रेरणा से परामर्श नहीं दे सकता है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, तो राष्ट्रपति परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये जो है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है, जो अनुच्छेद 143 में दिया गया है। ओके, तो अपने संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को जो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार दिया गया है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। ओके, तो यह फैक्ट है, अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आज के क्लास में हम आप लोगों को जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं कार्य से संबंधित आज के क्लास में हम आप लोगों को बताए और पढ़ाए। ओके, तो अब आज का हमारा जो क्लास था बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और इस सेक्शन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो इसलिए इस सेक्शन को आप लोग जो है सीरियस होकर के, इस क्लास को आप लोग जो है सीरियस होकर पढ़िए और अपने कॉपी में एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हर प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। पीसीएस के एग्जाम में, ARO के एग्जाम में, UPSSC के एग्जाम में और अन्य एग्जामों में भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है।
ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण चैप्टर था जो आज हमने कंप्लीट किया, और इसके आगे अब हम उच्च न्यायालय आप लोगों को पढ़ाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय आज हमारे क्लास में जो है पूरी तरीके से आप लोगों को हम पढ़ा दिए हैं। आज हमारा क्लास जो है सुप्रीम कोर्ट का जितने भी फैक्ट है इस क्लास में हमने कवर कर लिया है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट आज हम लोगों को जो है समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो अगला हमारा जो क्लास होगा वो उच्च न्यायालय से संबंधित होगा, हाई कोर्ट से संबंधित होगा। हाई कोर्ट से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं हम आप लोगों को बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।